मैडम, तो आप लोग उनको भी सुनिए, हो सकता है आप लोगों को एक नई ऊर्जा मिले। ठीक, तो आप लोग शांत रहिएगा कुछ ही क्षणों में। अब मैं अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि आए और मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्लीज सर। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। अपने मुख्य अतिथियों का पुष्प देकर स्वागत किया जाए। मैं सर्वप्रथम अगली कड़ी में मैं डॉक्टर सरोज वर्मा से प्रोफेसर डॉक्टर नीरज सिंह से आग्रह करूंगा कि वह आए और चंद्रदेव सर को पुष्प देकर महाविद्यालय में इस तरह की समस्याओं के किस मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, इस सारी बातों को लेकर आज यह परिवार या मैंने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह को बुलाए हैं और केसी शर्मा और इंडियन आईएएस के निदेशक श्रीमती अपूर्वा भार्गव मैम जी का आमंत्रित किया है। इस अवसर पर मैं सदस्य के रूप में नियोजित करने का अधिकार किया और उसके बाद 2010 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो लगातार अध्यापन करते चले आ रहे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी 5 वर्षों तक इनका छात्र रहा हूँ और इनके निर्देशन के कारण बहुत सारे लोगों को सिविल में जाने का, हिस्ट्री में जाने का एक प्रेरणा मिला है और लगातार पहले ही सेमेस्टर से बच्चों को अपने उत्साह और मार्गदर्शन से कई रास्ते खोल देते हैं। इस दौरान इन्होंने विश्वविद्यालय के चाणक्य हॉस्टल के संरक्षक के रूप में भी कार्य किया है और मैं वह सभी मैं ऐसे महान सर को सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह आए और उनके क्या अधिकार है इस संदर्भ में हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी सुनने को जानने को मिलेगा। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लाज को लोकनारायण के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए कॉलेज के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह जी,
मंचासी मेरे कोलीग डॉक्टर कृष्ण शर्मा जी, प्रयागराज से आई हुई मोटिवेशनल स्पीकर मैडम का मैं स्वागत करते हुए अपने व्याख्यान और यहाँ पर उपस्थित छात्रगण, सभी मीडिया कर्मी, मेरे प्यारे छात्र, चूँकि विषय मेरा जो मैंने चयनित किया है, जो टॉपिक किया है चोजन कि 10 जुलाई 2024 से हमने नए युग में प्रवेश किया है और 3 प्रकार की आपराधिक विधियाँ भारतीय संसद के द्वारा जो लागू निर्मित थी उनको लागू किया है। वैसे तो ये जो क्रिमिनल लॉ है 2023 के हैं, 2023 में पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन वो लागू होने के लिए किसी पार्लियामेंट को पावर होता है कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट इसके पहले बहुत सारे इसमें डिबेट हुआ और मैं रूप में मिल रहा है मुझे बताते हुए और मैं उनको चूँकि बहुत पहले से जानता हूँ कि छात्र के रूप में और एक आपको गाइड के रूप में एक सुपरवाइजर आपको हमेशा सुपरवाइज करते हुए कैसे किस रास्ते पे आपको चलना है। मैं नहीं समझता कि हम लोगों की जो भूमिका है मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय 2010 में ज्वाइन किया यहाँ पे, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूँ कि मैं स्वयं क्योंकि स्नातक में BSc मैंने मैथमेटिक्स से मैंने BSc किया, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैंने MSc नहीं किया, मैंने MSc छोड़ दिया कि मैं मुझे टीचिंग में थोड़ा सा मुझे उधर मेरा झुकाव नहीं था शिक्षक होने के रूप में, पहले मैं मेरा ऐसा तो मैंने भी सब लोग सेवा आयोग और जैसा कि ग्रेजुएशन के लेवल पर BLLB कर रहे छात्रों में जो सोच होती है 90% चाहते हैं कि हमको दूसरी में जाना है, हमको सिविल सेवा में जाना है। तो मैंने भी जब लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB में एडमिशन लिया तो मेरे पिताजी ने बोला कि अगर MSc करना है तो मैं पैसा दूंगा, LLB के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता। मेरे समय 94 में जब मैंने BSc किया तो LLB के प्रति ऐसी सोच थी, आज वह सोच बदल चुकी है। आज जेनेरल्स की स्थापना हो गई है और आज बीटेक से ज़्यादा लोगों का रुझान LLB के प्रति बढ़ा है। उसका कारण केवल और केवल यह है मल्टीनेशनल कंपनी इतनी आए हैं, एजुकेशन इतने आए हैं, इतने सारे रोजगार के अवसर हुए हैं इस LLB करने के पश्चात। आप मजिस्ट्रेट को हो ही सकते हैं, न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे सकते हैं, सहायक लोग का वीडियो दे सकते हैं, जितने भी सरकारी प्रेस्क्राइब बैंक हैं उसमें लॉ ऑफिसर के रूप में हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक में लॉ ऑफिसर हो सकते हैं, जितने आपके गवर्नमेंट रेलवे हैं, जितने आपके गवर्नमेंट कंपनी हैं, चाहे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड और भारत से जितने भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, सब में लॉ ऑफिसर की आवश्यकता होती है। सभी में भी अधिकारी होते हैं। अगर आपने लॉ की पढ़ाई अच्छे से किया है तो आप वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मेरे समय में जो एक दौर मेरा जो दौर था, मेरे पिताजी का MSc करना है तो ठीक, अदरवाइज ये LLB के लिए मेरे पास मेरे फादर ये शिक्षक थे, प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, तो मैं वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी शिक्षक बने और शायद उनकी सोच मुझे यहाँ तक ले आई। लेकिन मैं उसको पहले नहीं चाहता था कि मैं इस लाइफ में उसका बेटा बैकग्राउंड ऐसी थी, मैंने सोचा कि मैं भी रहता हूँ। मेरे जो छात्र आज यहाँ शिक्षक के रूप में बैठे हुए हो, पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, लास्ट ऑप्शन आपका कुछ और भी होता बताता है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र बनारस में न्यायाधीश के रूप में पोस्टिंग दी। यहाँ के जो छात्र मेरा शिक्षक के रूप में अभी ये संचालन कर रहे थे, उनको भी मैंने पढ़ाया है, शिक्षा दिया है। हो सकता है कि आपको जब भी पढ़ा रहे होंगे तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपको भी प्रेरित करते होंगे ये कि आपकी इन्हीं सेवाओं में जाइए, न्यायाधीश बनिए, बनिए और एक एविडेंस को ला करके भारतीय साक्ष्य नियम को, इस भारतीय शब्द को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। मैं आप सभी छात्रों को ये बता दूँ कि जो वर्ड भारतीय जुड़ा हुआ है इसमें कोई संदेह कोई डाउट ही नहीं। हम जब संविधान की आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान का प्रथम जो प्रावधान है आर्टिकल 1 उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। हमारा संविधान शुरुआत में इंडिया और भारत में किसी का बहुत डिबेट रहा। लोगों ने कहा कि भारत को लेकर के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, तो इस
शॉर्ट सुनिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा दंड प्रतिक्रिया संहिता जो हमने पहले देखा ना, एक ऐसा कोई कानून है जो दंड देने की बात कर रहा है, तो हमने इस भारतीय संसद में महसूस किया है अब ऐसा कोई कानून बनना चाहिए नागरिक मामलों में जो नागरिकों को सुरक्षा देने की बात करे, न कि दंड देने की करता था कि दंड प्रतिक्रिया संहिता में तो ऐसा सुरक्षा की बात नहीं करता। जो बुनियादी संशोधन हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं संसद के द्वारा BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उनको मैं संक्षेप में हाईलाइट करना चाहता हूँ। राइट टू लॉज FIR लॉन्च करने का अधिकार या परिवार शिकायत करने का अधिकार। FIR पहले हमारी संहिता में धारा 154 में था FIR करने का, वर्तमान जो नया कानून आया है उस धारा 153 में FIR लॉन्च करने की बात है। FIR में जो संशोधन हुए हैं उसमें दो प्रकार का, एक तो 0 FIR को लाया गया, इसमें स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दी गई, विधिक इसमें इसको जो लीगली रिकॉग्निशन दे दिया गया, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन 173 में 0 FIR हो सकता है विदाउट जुडिक्शन। अब कोई भी पुलिस नहीं कर सकता है कि जो सूचना आप उसको दे रहे हैं कि मेरे थाना के अधिकार के भीतर ये नहीं हुआ, इसको मैं इसे FIR के रूप में दर्ज नहीं करूँगा। 0 FIR का कॉन्सेप्ट पहले था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी SHO जो है वह इस आधार पर इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने से इनकार नहीं कर सकता, वह उसके जुडिक्शन से बाहर घटित हुआ है, आपको रजिस्टर इसीलिए 0 है। हर संज्ञेय अपराध का एक नाम FIR का नाम होगा, सम होगा, लेकिन ये 0 FIR के रूप में दर्ज होगी कि 0 FIR एंड देन दैट मैटर शुड बी ट्रांसफर्ड टू द डायरेक्ट पुलिस स्टेशन अंडर विच ऑफेंस। उस अपराध को उस मामले को ट्रांसफर किया जाएगा उस पुलिस स्टेशन को जहाँ पर जिसको विवेचना करने का अधिकार है। 0 FIR E-FIR इलेक्ट्रॉनिक FIR या कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना, बड़े अपराध की सूचना जो जघन्य अपराध है उनकी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज से दे सकता है। E-FIR का कॉन्सेप्ट आया है इस प्रॉब्लम में। 0 FIR और E-FIR ये दो नए कॉन्सेप्ट आए FIR लॉन्च करने का। दूसरा FIR लॉन्च कर दिया गया संज्ञेय अपराध को, मुझे लगता है कि आपको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। जो फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय अपराध के रूप में घोषित किए गए सभी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। जनरली वे सभी अपराध जो 3 वर्ष अधिक के कारावास से दंडित होते हैं संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। ये एक बहुत वर्तमान जो संशोधन हुआ है कि 40 दिन के भीतर पुलिस रिमांड 15 दिन हो सकती है। गिरफ्तारी से लेकर के 40 दिन के भीतर पुलिस 15 दिन तक अपने तो ऐसा किया है और वह अपना 1/3 अगर सजा जेल में भुगत किया है, ट्रायल से भी मामला नहीं आया है तो पहले से प्रॉब्लम नहीं कि हम 2030 नीचे प्रावधान किया है अपने पनिशमेंट का 1/3 सजा भुगत किया है तो उसे जेल पर छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर चोरी के अपराध में चोर को अरेस्ट किया गया है, चोरी में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 वर्ष का है, 3 वर्ष में अगर 1/3 उसने जेल में भुगत किया है, अभी वह ट्रायल से मामला नहीं आया, 36 माह का 1/3 12 महीने, 12 महीने के पश्चात उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। आपने पढ़ा होगा उत्तर का 21 पढ़ा होगा, ऐसा व्यक्ति जो 1968 में छोड़ा जाना चाहिए था 1982 में छोड़ा गया, 14 साल उसको जेल में रहना पड़ा। उत्तर साहब स्टेट ऑफ बिहार लिया 1982। ये ऐसे दौर थे जब हमारी जुडिशरी या हमारा सिस्टम बहुत एडवांस नहीं था, अभियुक्त बहुत इग्नोरेंट करते राइट के विषय में, अभियुक्त को मालूम नहीं था कि कुछ अशिक्षा की वजह से पढ़े लिखे नहीं है, बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो 14 करना है कि जो क्या कहती है इतने लंबे समय से जेल में बिते। ये खाली एक तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि लैक्सा है, संसद जब कानून बनाती है तो जनताजी में बहुत सारी इसमें चीज़ें नहीं हो पाती। धारा 479 में एक प्रावधान लिखा गया है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास को छोड़कर सभी कारावासों में अभियुक्त ने अगर 1/3 कारावास जेल में भुगत किया है जिसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 7 वर्ष से 20 वर्ष तक उसका तो 1/3 1/3 हो सकता है, लेकिन आजीवन कारावास का 1/3 कैसे होगा? आजीवन कारावास से दोषी अभियुक्त का 1/3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसके है
अभी जो नई संहिता बनी है, आपने पहले देखा होगा CRPC में, लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, CRPC 2006 में जो संशोधन हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि मृत्यु दंड को छोड़ करके उन सभी अपराधों में जो आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, अभियुक्त अगर आदेश अभी सजा बदल दिया है तो जमानत से छोड़ दिया जाए। आजीवन कारावास का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको आधा से अधिक जीवन व्यतीत कर दिया जेल में, इसको इस नई संहिता के अंतर्गत सुधार दिया गया है। इसमें कर दिया गया है कि डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों को जोड़ दिया गया है। या हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ करके, जब प्रॉब्लम आ रही है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ करके डेथ सेंटेंस को जितने भी कारावास है इम्प्रिजनमेंट है वो सब कैलकुलेट किया जा सकता है, 10 years, 20 years, 14 years। दूसरा, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान संशोधन हुआ वह विक्टिम को लेकर के, विक्टिम के राइट क्या होंगे, विक्टिम को कंपनसेशन क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का, प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार होगा। पुरानी जो CRPC थी उसके धारा 357 में दिया गया था कि आपराधिक मामलों में कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार। वर्तमान में अपराध पीड़ित को कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार इस संहिता के अंतर्गत दे दिया गया। एक तो कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार उसको दे दिया गया, चाहे अभियुक्त को ट्रेस किया गया हो या अभियुक्त को अरेस्ट किया गया हो, न किया गया हो, वो भी विक्टिम ऑफ क्राइम है राइट टू गेट कंपनसेशन। विक्टिम ऑफ क्राइम जो है उसको प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रतिकर कौन देगा, यह जिले स्तर पर आप सभी जानते होंगे, इसकी लीगल सर्विस बनी हुई है, ये जैसे बोलते हैं। यदि मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया और स्टेट अपील नहीं करता है, स्टेट अपील नहीं करता है तो पीड़ित को क्या अधिकार था, CRPC में पहले CRPC के अंतर्गत वर्ष 2006 में संशोधन के माध्यम से आया। इस भारतीय NSS के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि दोष मुक्ति की दशा में या अगर दंडादेश पनिशमेंट कम किया गया है किसी भी व्यक्ति को, अभियुक्त को दंडादेश कम किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपराध पीड़ित अपील में जा सकता है। ये सबसे सिग्निफिकेंट जो चेंज हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ये महत्वपूर्ण संशोधन इसमें आया है। पहले ऐसा नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि भाई स्टेट नहीं जा रहा है, स्टेट में विजिलेंस है, स्टेट अपील नहीं कर रहा है, तो अपराध पीड़ित को जो राइट दिया जाना चाहिए, अपराध विक्टिम ऑफ क्राइम को राइट टू बी गिवन राइट टू मेक अपील। मामलों में किन मामलों में किस प्रकार के मामलों में वह सिक्योरिटी के रूप में गारंटी दिया है बेल बांड भरा, जिससे कि वो बेल भी लेते तो भाग भी जाते थे। अब वेरिफिकेशन होगा, बेल बांड का वेरिफिकेशन होगा, उसका पता है, पैसा जो अपील किया है, जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट दिया है वास्तव में बाउंस हो गया, पहले निकाल दिया है और दूसरी कॉपी दे रहा है। इन तमाम जो असुविधाएं होती थी बात पहले न्यायालय को, इसको रोकने के लिए चेंज किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया कि सिक्योरिटी प्रतिभूति के द्वारा अभी तक किन मामलों में गारंटी दी गई, बेल बांड भरा गया, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस, किन प्रकार की RS60 का एंटीसिपेटरी बेल, इसमें नया जो एंटीसिपेटरी बेल पहले नहीं था इसमें नहीं होता है, ये 482 में। अब वर्तमान में जो संहिता बनी है उस 482 में एंटीसिपेटरी बेल के कंसेप्ट को लिया गया कि बेल इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेटरी बेल, उसको हम ऐसे अगर समझने का प्रयास करें, बेल इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन मतलब प्रत्याशा, आशंका का, यह भारत में आपने से अक्सर उसको समझ हो गई, जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में इस संशोधन को लाया गया है। अपराध पीड़ितों को ध्यान में रखकर कानून बनाया गया है, न कि अभियुक्तों को ध्यान में रखकर ये कानून बना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस शर्तों के साथ अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। आप सभी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डिस्कशन है। और इसी के साथ मैं इस कॉलेज के डायरेक्टर को अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। और आप सभी अपने आपको विश्व भाषा से आपको बहुत लाभ।
सभी अध्यापक इस कॉलेज के अध्यापक, तो मैं तुरंत निकालेंगे तो धारा 163 लागू हो गया। अजीब सी बात, ये वही धारा है जो धारा 144 हुआ करता है। आज के कानून के बारे में धारा 144 भी अब 163 हो गया। तो अब हमको कहने में भी, और यहाँ कितने लोग होंगे जो ये समझ पाए होंगे कि धारा 163 लागू होगी, सारी व्यवस्थाएं की गई है। पहले तो मुझे इस बात की चिंता है कि इसमें नाम जो है जो रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो क्या यह सिर्फ नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए है क्या और किसी को सुरक्षा देने के लिए? कोई फॉरेनर है, वो भारत में है, वो भारत में यदि पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो ऐसा लगा कि नहीं इसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं बहुत शुरू से बात करूंगा और पूरे जो मुख्य बिंदु हैं पूरे या समझने का प्रयास करूं। तो यहाँ पहले एक CRPC में प्राविधान का मेट्रो प्राविधान दिया, तो अब ये है ही नहीं, इस बात की चिंता करने की जरूरत अब नहीं है। अब बात यह है कि किसको कितना दंड देने का अधिकार है। पहले भी था कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 7 साल तक की सजा दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट का ये जो पावर था कि भाई CJM है तो CJM को पावर है 7 साल तक की, CJM को पावर है 7 साल तक की सजा देने का। और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 50,000 तक का जो है जुर्माना कर सकता है, और मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। लेकिन इन सबके साथ में जो जोड़ा गया, जो नई चीज चिंता थी कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, भाई इस चीज को समझा जाए। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जाएगा, यह दंड स्वरूप है। तो क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो होनी चाहिए? वो पहली जो शर्त है क्या होना चाहिए? दंड स्वरूप होना चाहिए। दूसरी है कि बिना पैसे के होना चाहिए। पैसा दिया तो कोई चीजें हैं, इन तीनों चीजों की ये जो तीनों शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो जो कम्युनिटी सर्विस को लेकर के लोगों के मन में चिंता है कि किस प्रकार का कम्युनिटी सर्विस में दंड दिया जाएगा, तो इस बात को मजिस्ट्रेट ध्यान में रखेगा कि वो दंड स्वरूप होना चाहिए, बिना पैसे के होना चाहिए, कम्युनिटी के लाभ के लिए होना चाहिए। फाइन नहीं दे पाने में दंड की मात्रा वही होगी कि जैसे कि अच्छा सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक हम जो इसमें चर्चा करना चाहते हैं कि सर ने डिफॉल्ट की फाइन नहीं दे पाया तो उसके बदले में कितना दंड बढ़ा दिया जाए। तो लेकिन अब बात आती है सम्मन की कि सम्मन किस तरह से दिया जाएगा। सम्मन की भी व्यवस्था थोड़ी बदली है कि वह अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले क्या था, सम्मन कि पुलिस के पास गए, थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ तो एसपी साहब को लेटर लिख करके सीधे चले जाते थे मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट जो है आदेश करता था। मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को कहता था कि हाँ आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। अब ये 156(3) में एक परिवर्तन ये हो गया। अब तो एक तो धारा का परिवर्तन हो गया कि 175 अब 175(3) हो गया, वो 156(3) जो है अब 175(3) हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यह आपको अब एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं पहले थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया था, वहां नहीं लिखा गया, फिर मैंने एसपी को भी लिखा था और उन्होंने भी इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया, तब मैं आया हूं। ये इसका एफिडेविट देना पड़ेगा, पहले नहीं थी ऐसी कोई व्यवस्था। तो इसका लाभ उठाते थे लोग, क्या करते थे, इसका लाभ उठा करके वो सीधे थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, एसपी साहब को सूचना दिया नहीं दिया, सीधे पहुंच जाते थे मजिस्ट्रेट साहब के पास। तो इससे क्या होता था कि वहां पर बहुत सारे केसेस जो है, वैसे भी कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ये भी एक केस पेंडिंग हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बहुत सारी चीजें थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जो है ऑडियो वीडियो का भी प्रयोग कर सकता है, उसमें
खास तौर से लिखा हुआ है जो बीएनएसएस में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर यदि 3 साल से एफआईआर का मामला सर ने बताया कि एक धारा है 184(6) बीएनएसएस उसकी धारा 184(6) उसमें क्या है कि यदि रेप विक्टिम है, रेप पीड़िता है, तो उसका जो मेडिकल रिपोर्ट होगा वो मेडिकल ऑफिसर को, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर को 7 दिन के भीतर में ही उसका मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा, 7 दिन के भीतर। तो एक चीज तो ये एक अच्छी बात इसमें देखी गई। अब बात ये है कि यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप देखते हैं कि बिना वारंट किसी को गिरफ्तार है, मेडिकल जो है जांच की जा सकती है। जैसा कि अब की धारा है यानी बीएनएसएस की जो धारा है 51 है। अब पहले क्या थी? सीआरपीसी की धारा क्या थी? 53 थी, अभी 51 है। अभी क्या है, सर ने भी उस चीज की चर्चा की, वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है। 2 जगह हो सकती है कि जहां से भेजा गया, मान लीजिए मैं रहने वाला मिर्जापुर का हूं और मैंने भेजा मैसेज बनारस में, तो मिर्जापुर भी हो सकता है, बनारस भी हो सकता है। जहां से भेजा गया, जहां को भेजा गया, तो दोनों जगह पर कार्रवाई हो सकती है, दोनों जगह पर जुरिस्डिक्शन वो उसके पास रहेगा। यदि पैसे के देने या किसी सामान को देने या किसी चीज व्यक्ति को इंड्यूस किया गया है कि कोई सामान दे दे डिसऑनेस्टली, यदि उसको कहा गया कि नहीं आप दे दीजिए, ये आपको देना है, नहीं देंगे तो आपकी परमिशन दे दिया, ये सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वेट करना पड़ेगा किसी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वैसे भी बहुत सारे लोक सेवकों को सुरक्षा दी गई है, दी जाती है, हमारे सीआरपीसी में भी थी, प्रायर परमिशन लेना पड़ता था। अब ये टाइम बाउंड हो गया, 120 दिन के भीतर में नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि ऐसा परमिशन दे दिया, तो ये चीज भी चिंता का विषय है, लेकिन इससे बहुत घबराने की भी बात नहीं। लेकिन तो कब स्टेट की परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, बिना उस स्टेट के परमिशन के भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वो मामले हैं इनमें एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का इस तरह का मामला है या सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, आपराधिक बल और हमले के संदर्भ में भी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती, और इसी तरह ये बताया गया। अब बात आती है कि मान लीजिए कि महिलाएं वैसे भी पीड़ित रहती हैं, बहुत सारे आप मामले देखे होंगे कि महिलाओं के प्रति क्रूरता होती रहती है, तो महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा देते हुए ये कहा गया कि महिलाएं कौन उसकी तरफ से यदि मान लीजिए कि उसके प्रति क्रूरता की गई, तो ऐसी स्थिति में उस क्रूरता के संबंध में कौन शिकायत कर सकता है। एक तो महिला जो पीड़ित है वो खुद ही कर ले, लेकिन यदि वो डरती है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, ऐसी स्थिति में उसकी जगह पर कोई तो जाएगा, उसके माता पिता जा सकते हैं, उसके भाई बहन जा सकते हैं, लगाई कब जाएगी और कब नहीं लगाई जाएगी, ये भी स्पष्ट कर दिया है बीएनएसएस में। क्या लिखा है, कहता है कि यह वह आदतन यदि अपराध करता है तो हथकड़ी लगाई जाएगी, यह बार बार करता है तो हथकड़ी लगाई जाएगी, यदि वह कस्टडी से भाग जाता है तो हथकड़ी लगाई जाएगी, जब वह संगठित अपराध करता है तो हथकड़ी लगाई जाएगी, आतंकवादी गतिविधि में शामिल है तो हथकड़ी लगाई जाएगी, या ड्रग संबंधी कोई काम करते हुए अपराध करते हुए पकड़ा गया तो हथकड़ी लगाई जाएगी, या उसके कब्जे में कोई अवैध हथियार मिलता है तो उसको हथकड़ी लगाई जाएगी, या फिर कहता है कि उसके कब्जे में कोई गोला बारूद मिलता है तो हथकड़ी लगाई जाएगी, या फिर वो हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक या सिक्कों के जाली बनाने के संबंध में या जाली नोट बनाने के संबंध में या मानव तस्करी करने के संबंध में, यदि वो इस तरह का या कोई लैंगिक अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में भी
उसको हथकड़ी लगाई जाएगी। साथियों का मार्गदर्शन करने के लिए जब आप लाइन में तीसरे होते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप करेंगे लाइन में। जब आप लाइन में तीसरे होते हो और आपके पहले अभी शायद कई जोश बाकी हो कर भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट? सो मेरा नाम अपूर्व भार्गव है, अराउंड 1 वनवास पढ़ाते हुए काटा है और सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। इतनी सारी चीज़ें अभी लास्ट 1-2 आवर्स में मैंने देखी, जिससे मैं ये बिलीव करती हूँ कि जितने सेक्शंस हमने अभी कवर किए, मैं आपके स्पीकर्स, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये स्पेशली आपके टीचर्स जो आपको हर दिन पढ़ाते हैं, कभी कभी आते हैं, तो मैं उनका वेलकम करना चाहूँगी। और हमारे साथ वेलफेयर कमिश्नर साहब हैं, तो समअप मैं इस तरह से करना चाहूँगी, जितने सेक्शंस अभी आपने पढ़े और जितने रूल्स कोड्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम आईपीसी में चेंजेस, प्रोसीजर्स में चेंजेस या एविडेंस एक्ट में चेंज, अब इसमें कुछ ऐड करने को नहीं बचा है। मैं समअप करना चाहूँगी इस तरह से, क्योंकि मैं एक जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में सोसाइटी, पेपर 2 होता है सोशल जस्टिस और पेपर 4 होता है एथिक्स। तो इन 3 सब्जेक्ट से मेरा काफ़ी जुड़ाव है और जो BNSS का ओवरऑल कंपाइलेशन मैं आज का एंड करना चाहूँगी इस सेमिनार का, बेसिकली जो वो इससे भारी भरकम संविधान हमारा है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड संविधान हमारा है, लेकिन येट इट इज बैलेंस्ड, येट इट इज ग्रेट, राइट? तो क्या लगता है कि और उस संविधान को जो उसका मतलब उसके गार्डियन जो होते हैं, चीज आपके दिमाग में आती है, दैट इज मेंस रे, राइट, फॉर एनी ऑफ द क्राइम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोटिव क्या है? तो मुद्दा ये है कि जो समय बदल रहा है, जो समय वो था और जो समय ये है, जो रोड पे जस्टिस डिलीवर करने का सिस्टम आ गया है मॉब लिंचिंग के थ्रू, क्या आपको लगता है लोगों के पास समय है? एक्चुअली ये जो स्पीडी ट्रायल्स के लिए जितनी भी चीजें सर हमें बता रहे थे अभी, ये हर बार स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड विक्टिम सेंट्रिक। अब बात आती है विक्टिम सेंट्रिक की, तो समझ पा रहे हैं व्हाई वी आर टॉकिंग, आखिर कानून होता क्यों है? कानून हम सड़कों पे दिखा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज्यादा जरूरी ये है कि एक अपराधी को सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि निर्दोष को सजा ना मिले, राइट? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एडमिसिबल हैं या नहीं है, डिजिटाइजेशन का क्या इस्तेमाल है, या फिर एग्जाम में लिख रहे होते हैं, क्योंकि हम जो एग्जाम दिलवाते हैं बच्चों को, जिस एग्जाम के लिए तैयार करवाते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है? तो हम वो वाले टीचर हैं जो ज्यादा मार्क्स पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो आइडिया ये है कि बॉटम लाइन ये है कि वेदर ये सोसाइटी एज अ लार्ज सपोर्ट कर रहा है वल्नरेबल सेक्शंस लाइक चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड और वुमेन और ओल्ड एजेस लोग, क्या ये उनको सपोर्ट कर रहा है? डेफिनेटली यस, कर रहा है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉनिटरी पनिशमेंट क्लियर करते हुए, क्योंकि सेक्शंस कंप्लीटली टीचर्स ने आपके बताए हैं, तो आइडिया ये है कि एक ऐसा इंसान जिसको आप समाज का कोड मान रहे हैं, ऑलरेडी वो प्रूवन है कि वो गिल्ट है, राइट? उस इंसान से भी समथिंग बेस्ट यू कैन गेट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, व्हिच मींस एक ऐसा इंसान जो बेकार जेल में पड़ा रहता था, शायद पत्थर तोड़ रहा होगा, अननेसेसरी और जॉब्स कर रहा होगा, वो अब जीडीपी का कंट्रीब्यूटर होगा अगर वो ऐसे टॉयलेट्स भी साफ कर रहा हो या क्लीनिंग भी कर रहा हो या फिर ऐसे तमाम एक्टिविटीज में
मोबाइल फोन, एक सेल फोन, बट अगेन हम उससे एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होप वी रिमेंबर, आप मेरी आवाज में बात कर सकते हैं, मैं आपकी आवाज में बात कर सकती हूँ, शक्लें बदल सकती हैं। तो दुनिया की हर चीज के दो पहलू हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज whether we are understanding or not, PNSS चेंजेस लाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बदलता, जो बेसिक बिलीफ है वो नहीं बदलेगी। रीजन बिहाइंड इट, मुद्दा एक ही है कि निर्दोष पीड़ित ना, और अगर पीड़ित है तो उसे चीजें वैसी मिलेगी, मुहैया करवाई जाएंगे प्रॉपर चीजें। नाउ कमिंग टू दिस एंटायर, मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा कई बार मैं लॉ कॉलेजेस में जाती हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो कई बार चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज एडवोकेट से एक्ट 1961, जिसके अंदर आपको चीजें बताई जाती हैं। मुद्दा ये है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, क्या हम सबको ये डिफरेंस समझ में आता है, और वी आर गोइंग टू बी अ लॉयर और एन एडवोकेट। हमारे देश में सबसे आई करेक्टली मैं इसको कह सकती हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशंस। ये आप सारा दिन उन लोगों को डिस्कस कर रहे होते जिनको डिस्कस करके शायद नेगेटिविटी नहीं आती होगी, बट स्टिल यू आर डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू दिस जॉब, यू आर थिंकिंग, राइट? तो मुद्दा ये है कि क्या हम इस प्रोफेशन की उस लेवल पे इज्जत कर रहे हैं? माफ करिएगा, बट कई बार जब भी मैं एडवोकेट्स को बैंड लगाए हुए कोर्ट प्रोमाइसेस के बाहर देखती हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है क्या ये इनका बार अलाउ कर रहा है या नहीं, या गाउन पहने कोर्ट प्रोमाइसेस के बाहर देखती हूँ। तो कई ऐसी छोटी चीजें हैं अभी एट दिस आवर, आपके पास बहुत प्रोमिनेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शायद मैं इनके एवज में कुछ नहीं बता पाऊँ, बट द मेजर फैक्टर, सबसे बड़ा मुद्दा है कि what we are, where we are and what we are going to do। तो आप में से कई ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट होंगे, कई ऐसे होंगे जो अपनी एक सर्टेन एज में जाके दोबारा इस नोबल एजुकेशन सेक्टर का पार्ट बन के लॉ पढ़ना चाह रहे होंगे। दैट इज ग्रेट, दैट इज इनकम्पैरेबल, आई मस्ट से। तो मुद्दा ये है कि हम जो भी कर रहे हैं, लेट अस थिंक, लेट अस टेक आवरसेल्फ एज द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस नेशन। और बाकी PNSS में तो अमेजिंग चेंजेस हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेडिशन, राइट। नाउ कमिंग टू दिस, क्योंकि वो कॉलोनियल सिस्टम की याद दिलाता है। नाउ वी हैव अ लॉट चीजों को अलाउ कर रहे हैं जहां कम से कम समय में देश में इतने केसेस हैं आर्बिट्रेशन, जो मुद्दे बैठ के सुलझाए जा सकते हैं, उसको फिनिश ऑफ करके उन मुद्दों पे ध्यान दिया जाए जिनको एक्चुअली कोर्ट में सुलझाया जाना चाहिए। तो देयर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस, एंड फाइनली मैं यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना सब्जेक्ट अच्छा करें, जुडिशरी में जाना है परफेक्ट, सिविल्स करना है परफेक्ट, एडवोकेट बनना है दैट इज मोर देन परफेक्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग। और नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू योर डायरेक्टर और समबडी। ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि समाज में कैसे हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से या एडवोकेसी के माध्यम से कैसे जो बात होगी। मैं इस संस्था के निदेशक से आग्रह करूंगा कि वह
टाइम रहेगा टू ऑर्डिनेट। आपको सुन सकते हैं बिना माइक के? आप सुन सकते हैं? अभी धन्यवाद ज्ञापन होगा, इसके पहले मेरा संबोधन होता है। आप सभी लोग संकट मोचन जाते हैं? लोग जाते होंगे। वहां पे मूर्ति के दर्शन होता है बजरंग बली का, उसके बाद राम जी का दर्शन होता है, राम दरबार का। आप में से कितने छात्र अभी भी कोर्ट जाना शुरू कर चुके हैं? जरा हाथ उठाएंगे। तो उनके लिए मैं एक चेतावनी भी दे रहा हूं, एक विचार भी दे रहा हूं, समझने के लिए भी दे रहा हूं। जो यानी कि एक साथ दो आपराधिक न्यायिक प्रणाली को आपको अध्ययन करके चलना है, तब कहीं जाकर के आप लोग अपना कार्य का एक सफलतापूर्वक निष्पादन कर पाएंगे। एंड दिस इज ट्रू, आपकी हमारी जो शासन ने, हमारी सरकार ने इस आपराधिक बुद्धि को जो दिया है, उसमें भी पहले ही नोटिफिकेशन कर दिया था कि 2 पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेंगे। जब तक कि पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे अध्ययन खत्म नहीं हो जाते, तब तक उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। दिस इज द फोरमोस्ट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। गॉट इट? समझ में आया? यानी कि आपको तो मेहनत करनी है, दुगनी मेहनत करनी है। अब पसीना बहाइए चाहे मत बहाइए, सुनना तो पड़ेगा। ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी? चलिए सेकेंडली मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि कितना उद्देश्य क्या था सरकार का इस आपराधिक विधियों को लागू करने का। उसका उद्देश्य हम इसको 2 क्रम में बांट देते हैं। पहला था कि हम लोग पहले डरने के पूरे काम कर रहे थे, जो हम लोग एक एप्लीकेशन काम करते थे, डर के सारे काम करते थे, वो आप डरने को जगह के लिए डाटा नहीं, सब कुछ डेटा बेस होगा। उस डेटा बेस का ऑर्गेनाइजेशन 5 नए ऐप बना के लिए हैं। उस ऐप के जरिए आप लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक साथ चला पाओ, इसका एक साथ निष्पादन कर पाओ। अब 5 ऐप में से कौन सा एक ऐप है? ई-साक्ष्य। इसका नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। सुना है? अरे बोलो कुछ गर्मी है। एग्जैक्टली। ई-साक्ष्य में क्या है कि आपको एविडेंस कलेक्ट करने की सुविधा है, बल्कि उसको अपलोड करने की भी सुविधा है। अब इस साक्ष्य के लिए जरूरी है कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने स्मार्टफोन की तरह। जैसा कि केशरी शर्मा जी ने बताया, ई सम्मन या नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगी। इस तरह की ई सम्मन है। कभी कभी हम लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर्स में एक बेल ग्रांट करते हैं, हम लोग अपने हमारे बेल ग्रांट करते हैं, हम लोग क्या उसको अभियुक्त बोलते हैं, हमारे पुलिस थाने की रिपोर्ट नहीं किया, देन उस परिस्थिति का निराकरण भी आप लोगों को करना है। यानी कि वो मुद्दा जो भी अब आने वाले समय में न्यायालय में जाएगा, उसका निराकरण उसके विवेक में करेगा। अगर कुछ अच्छाई आई है, जैसा कि मैंने बता रही थी, कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है। कुछ बुराइयों में सबको पहले जैसे ये बताया कि EFIR क्या करें, अगर वो चाहेगा तो FIR दर्ज होगी अथवा नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन हिज डिस्क्रिशन। ये सब चीजें हैं जो हमारे न्यायालय सभा भी ध्यान देंगे, उसको भी ध्यान देंगे। पर पीड़ित को ध्यान देने में जैसे कहा जाता है कि कोई भी लॉ, कोई पहले भी मैं संबोधन में कह चुका हूं, कोई भी लॉ तभी इफेक्टिव होगा जब उसको एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति ईमानदारी से लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर लॉ एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा तो कोई लॉ प्रिवेंट नहीं कर पाएगा और ये अराजक हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जैसे मनुष्य एक ट्रांजिशन बीइंग है, हम इस बड़ी में चुके आ चुके हैं, चूंकि मेरा संबोधन के समाप्त होने पे एक औपचारिकता होती है धन्यवाद का, लेकिन हमारी जो ये विभूतियां हैं इस धन्यवाद से भी परे हैं, लेकिन चूंकि औपचारिकता है इसलिए मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा। मैं अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे आग्रह को स्वीकारा और आप लोगों को एक संबोधन दिया।
करते रहते हैं और मैं इनका मार्गदर्शन लेता भी रहता हूं और इस क्रम को आगे बिना टूटे इसलिए धन्यवाद देना। मैंने एक चीज गौर किया, जब आपकी शिक्षक लोग आए, मैं अपूर्वा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे लिए समय निकाला, अपने दिल्ली से आवाज से आप लोगों को मेरे करने की इच्छा हुई है। हमारे सामने बैठे शिक्षक का तो धन्यवाद देता हूं कि आपकी उपस्थिति के बिना इस संचालन की गर्मी में, भीषण गर्मी में नहीं हो पाता। फिर भी और सबसे ज्यादा जो आपके हमारे धन्यवाद के यानी कि ग्रहण करता है वो आप सब पीछे छात्र हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सुबह 10 से 4 बजे तक इस गर्मी में काराकोट पैटर्न को बैठना पड़ेगा। तो मैं घंटे की संगारी अटेंड कर लूं। That's very good of you. Thank you very much all the students. मैं देता हूँ कमल जी को कि आगे का संचालन को आगे बढ़ाना। Thank you very much once again. धन्यवाद ज्ञापन भी किया गया। मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनके निर्देशन में कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते चले। अंतिम कड़ी होता है, लेकिन उसकी अंतिम कड़ी के पूर्व छोटा सा एक नोटिफिकेशन था, मैं भूल गया देना। देश था आपके समक्ष लाने का। आपका काम जो है ईडन IAS ये एक अच्छा कोचिंग संचालन का कार्य करती है, मार्गदर्शन देती है। मेरा एक विशेष आग्रह था कि अगर जो बच्चे हमारे कॉलेज के हैं जिन्हें रुचि है यूपी PCS जाने की, यूपी PSS में जाने की या जुडिशरी में जाने की, उनको अगर विशेष कोई रुचि है तो आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बात कर सकते हैं। हो सकता है भविष्य में मेरे आग्रह पे इनका एक केंद्र वाराणसी सिटी में खुल जाए, हो सकता है इसी परिसर में एक आ जाए। तो अगर आप उनका लाभ लेना चाहें तो प्लीज़ कॉलेज ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम, जब भी आप कॉलेज टाइमिंग में आना चाहें। थैंक यू।